हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। अगर मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों को इन वीडियो से कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से पीडियाट्रिक का टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली टॉपिक के अंदर डिस्कस किए थे हम लोगों ने कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकंड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज बता दी थी। उसके अंदर मैंने ट्राइसोमी, मोनोसोमी और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी बताई थी। तो स्ट्रक्चर से कोई ज्यादा खास क्वेश्चंस नहीं पुट अप होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं ट्राइसोमी और मोनोसोमी से। यानी कि अपना बायोलॉजिकल फैक्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर। कि कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर है जिनकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर की। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनकी वजह से भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है गाइस, अफेक्ट होती है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये भी तीन टाइप के होते हैं गाइस। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रीनेटल फैक्टर। फर्स्ट वन इज द प्रीनेटल, यानी कि बात करते हैं प्रीनेटल। सेकंड बताता हूं मैं आप लोगों को जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रानेटल। क्या बोलते हैं गाइस, इंट्रानेटल। एंड लास्ट वन इज द पोस्टनेटल। देखो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन तीनों पीरियड्स की वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है गाइस, अफेक्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीनेटल फैक्टर की। मैं एक एक के बारे में आप लोगों को विस्तार से समझा दूंगा, डिस्कशन करेंगे इंटरनेटल, पोस्टनेटल क्या होते हैं और प्रीनेटल। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रीनेटल फैक्टर की। आप लोगों को पता है कि जो प्रीनेटल फैक्टर है, नाम से पता लग रहा है आप लोगों को, प्री का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, और नेटल का मतलब होता है गाइस डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी से पहले। यानी कि डिलीवरी से पहले यानी कि बेबी कहां होगा, तो डिलीवरी से पहले बेबी कहां होगा, तो कहां होगा, वूम के अंदर, जिसको आप लोग बोल रहे हो कि बेबी कहां है, यूट्रस के अंदर। यानी कि अब एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि यूट्रस के अंदर अगर बेबी है तो बेबी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है, तो कहां से रिसीव करता है, मदर से लेता है। यानी कि मदर के ब्लड से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स गेन करता है। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीनेटल मदर से ले रहा है, इसका मतलब कि अगर मदर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं एक सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर कि क्या होते हैं प्रीनेटल फैक्टर, तो प्रीनेटल क्या होते हैं कि वो फैक्टर यानी कि ऑल फैक्टर विच अफेक्ट द प्रेग्नेंट लेडी में ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी। यानी कि वो सभी के सभी फैक्टर जो प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट करते हैं वो उसके बच्चे को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जैसे कि बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोग। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान के चलो मदर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है यानी कि मैटरनल इलनेस, कि मदर के अंदर कुछ डिजीज वगैरह है, मैटरनल इलनेस की वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी, अफेक्ट होगी। और मैटरनल इलनेस मानते हैं कि मदर है वो डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है। किससे सफर कर रही है, डायबिटीज मेलाइटस से। यानी कि मदर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है गाइस, ज्यादा है। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा। क्यों, क्योंकि मदर के अंदर इंसुलिन की क्या हो गई है गाइस, डेफिशिएंसी। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज मेलाइटस। यानी कि प्रॉब्लम किसके अंदर है गाइस, मदर के अंदर। अब ये डायबिटीज मेलाइटस यानी कि ब्लड लेके जाएगा प्लेसेंटा के पास है, और प्लेसेंटा से सीधा ब्लड, जो ब्लड है वो डिलीवर होगा बेबी के पास में। यानी कि जो बेबी के पास में ब्लड आ रहा है गाइस वो कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक, यानी कि उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है। अगर उसके पास में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो बच्चे की सेल्स के पास में बहुत सारा ग्लूकोज पहुंच रहा है, यानी कि बच्चे की सेल्स को प्रॉपर रूप से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी मिल रही है बच्चे की सेल्स को तो वो अपने आप में क्या करने लग जाएगी, ग्रोथ करने लग जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का वेट होगा वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। और बच्चे का वेट नॉर्मल से ज्यादा होता तो क्या बोलते हैं गाइस उसको हम लोग, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। तो पहली चीज तो ये होगी, अगर मदर डायबिटीज मेलाइटस है तो बेबी कैसा होगा, मैक्रोसोमिया। अब बात करते हैं कि जैसे ही आप लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हो,
यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, क्लैम कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं। कट करने से पहले क्या किया जाता है गाइस, क्लैम किया जाता है। अगर हम लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर दिया, क्लैम कर दिया है, तो जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को आप लोगों ने क्लैम किया है तो क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो बच्चे के पास में नहीं पहुंचेगा। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू बेबी, तो बच्चे के पास में क्या नहीं पहुंचेगा गाइस, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, यानी कि अब बच्चे के पास में ग्लूकोज नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफिशियंसी किसके, इंसुलिन की, किसमें, मदर के अंदर, लेकिन बच्चे के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो क्या होगा कि जो इंसुलिन सीक्रेट होता है बच्चे के अंदर, वो बच्चे के अंदर बचे कुछ ग्लूकोज के लेवल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, और किसके अंदर, इन बेबी के अंदर। और बेबी के अंदर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं गाइस, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मदर इन दी बेबी, क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक डायबिटिक मदर है तो उसके बच्चे के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है गाइस, तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों देखने को मिलता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके गाइस, तो ये कौन सा फैक्टर है, प्रीनेटल फैक्टर। तो मैंने आप लोगों को प्रीनेटल फैक्टर के अंदर एग्जांपल बताया है मैटरनल इलनेस। सेकंड बात करते हैं एग्जांपल की प्रीनेटल के अंदर ही, वो है मैटरनल इन्फेक्शन। क्या है गाइस, मैटरनल इन्फेक्शन। तो बात करते हैं मैटरनल इन्फेक्शन की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है जो मदर को हो सकते हैं। तो याद रखना, मैटरनल जो इन्फेक्शन है वो आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी, टॉर्च, याद होगा आप लोगों को गाइस, टॉर्च क्या होता है, टॉर्च। ये होते हैं इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O for other infection, R for rubella and C for cytomegalovirus, और S for herpes simplex। तो ये कुछ इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग टॉर्च। तो कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है टॉर्च का। तो टॉर्च की फुल फॉर्म क्या होती है, T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O for अदर इन्फेक्शन, R for रूबेला, C for साइटोमेगालोवायरस और H for herpes सिंप्लेक्स। तो ये भी मदर के अंदर अगर इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फेक्शन बच्चे के अंदर भी होगा और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी गाइस, अफेक्ट होगी। तो दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए प्रीनेटल के अंदर, फर्स्ट मैटरनल इन्फेक्शन, सेकंड मैटरनल इलनेस। थर्ड की बात करते हैं अपन एग्जांपल की कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कि बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं गाइस, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो याद रखना कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो हो सकता है, एक तो आप लोग जानते हो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब होता है गाइस ज्यादा, इंक्रीज। इमेसिस वर्ड यूज फॉर वॉमिटिंग और ग्रेविडा वर्ड यूज फॉर प्रेगनेंसी। तो याद रखना, देखो गाइस नाम से पता लग रहा है कि एक तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है गाइस। अगर नॉर्मल से ज्यादा हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, तो आप लोग उसको क्या बोल दोगे, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। यानी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग ज्यादा होती है तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। यानी कि अगर हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम से मदर सफर करेगी तो मदर के अंदर क्या होगा गाइस, तो मदर के अंदर होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि बात करूं तो हाइपोवोलेमिया। और ये हाइपोवोलेमिया किसके पास में जाएगा, बच्चे के पास में। और जैसे बेबी के पास में जाएगा तो ब्लड बच्चे के पास में प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगी गाइस, अफेक्ट हो गई। तो याद रखना ये प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। एक बता दिया हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, सेकंड बताता हूं मैं आप लोगों को एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। क्या होता है, दोनों के दोनों नाम पता है आप लोगों को। देखो एक तो था प्री एक्लेम, प्री का मतलब बिफोर और एक्लेम्सिया मतलब सीजर। अगर प्रेगनेंसी के अंदर आप लोगों को सीजर आते हैं, सॉरी एक्लेम्सिया का मतलब सीजर, यानी कि सीजर से पहले वाली स्टेज होती है प्री एक्लेम्सिया। अब क्या होता है एक्लेम्सिया के अंदर, यानी कि प्री एक्लेम्सिया की मैं बात करूं तो क्या होता है गाइस, तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है
कि जो प्रोटीन यूरिया होता है यानी कि हाइपरवोलेमिया के साथ साथ में अगर प्रोटीन यूरिया और एडिमा देखने को मिलता है मदर को प्रेगनेंसी के अंदर, तो आप लोग बोलते हो प्री एक्लेम्सिया। क्या होता है प्री एक्लेम्सिया? अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन के साथ साथ में एडिमा और प्रोटीन यूरिया अगर आप लोगों को देखने को मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको? प्री एक्लेम्सिया। यानी कि हाइपरटेंशन होगा, और हाइपरटेंशन होगा तो मतलब आईसीपी भी बढ़ेगा। अगर आईसीपी बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ आईसीपी क्या करेगा गाइस? तो बढ़ा हुआ आईसीपी जो ब्रेन के अंदर चलती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उनको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। अगर ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिस्टर्बेंस होती है तो उस टर्म को बोलते हैं गाइस हम लोग सीजर। तो अगर आप लोगों ने ट्रीट नहीं किया प्री एक्लेम्सिया को तो आईसीपी बढ़ के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या आएंगे? सीजर। तो इस कंडीशन को बोल देते हैं एक्लेम्सिया और इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्री एक्लेम्सिया। तो गाइस याद रखना, प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? एक्लेम्सिया, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को? सीजर्स देखने को मिलते हैं। तो इनकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकती है गाइस? अफेक्ट हो सकती है। ये फैक्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, कौन से? प्रीनेटल फैक्टर। सेकंड बात करते हैं गाइस हम लोग इंट्रानेटल फैक्टर की। इंट्रानेटल मतलब नाम से पता लगा, इंट्रा मतलब ड्यूरिंग। इंट्रा का मतलब क्या होता है गाइस? ड्यूरिंग। इंट्रानेटल, इंट्रा का मतलब होता है गाइस ड्यूरिंग, और नेटल का मतलब होता है डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के दौरान बात कर रहा हूं मैं, जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सी बोन है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के? तो याद रखना, ड्यूरिंग डिलीवरी सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होती है बोन, उसका नाम होता है गाइस क्लेविकल। क्या नाम होता है गाइस? क्लेविकल बोन, जिसे आप लोग कोलर बोन बोलते हो, उसी का दूसरा नाम है क्लेविकल बोन। तो डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के बोन के, उस बोन का नाम है गाइस क्लेविकल। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी कौन सी मसल्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंजर होने के चांसेस होते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? तो उस मसल्स का नाम है गाइस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। क्या नाम है गाइस? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। देखो तीन बोन्स की मसल्स है, स्टर्नो मतलब स्टर्नम, क्लीडो मतलब क्लेविकल, और मैस्टोइड जो आप लोगों की बोन होती है, इन तीनों की मसल्स जो होती है उसका नाम होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंजर्ड होने के डिलीवरी के टाइम पे। तो याद रखना, मसल्स की बात करूं और फ्रैक्चर बोन की बात करूं तो बोन तो होती है क्लेविकल और मसल्स होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और इसी के अंदर 2019 में आरआरबी से क्वेश्चन आया था कि कौन सी मसल्स है जिसके अंदर इंजरी होने की वजह से आप लोगों को टोर्टिकोलिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है गाइस? टोर्टिकोलिस, यानी कि जिसे आप लोग बोलते हो ट्विस्टिंग ऑफ नेक। नेक क्या हो जाती है गाइस? ट्विस्ट हो जाती है इस तरीके से, लाइक दैट, इस तरीके, इसे बोलते हैं हम लोग टोर्टिकोलिस। तो क्वेश्चन यही आया हुआ आरआरबी के अंदर कि जो टोर्टिकोलिस है वो कौन सी मसल्स के अंदर इंजरी होने की वजह से देखने को मिलता है? तो कौन सी मसल्स है गाइस? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। तो ये होते हैं आप लोग के इंट्रानेटल फैक्टर कि डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। अगर फ्रैक्चर होती है बोन तो उससे भी होगा, अगर मसल्स इंजर्ड होती है तो उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी गाइस? अफेक्ट होगी। तो ये सेकंड है आप लोगों का, वो है इंट्रानेटल, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। थर्ड गाइस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है पोस्टनेटल। नाम से पता लग रहा है पोस्टनेटल, यानी पोस्टनेटल की बात करते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद में। पोस्टनेटल फैक्टर यानी कि डिलीवरी के बाद में बात में। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकती है? अफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। अगर बच्चे को प्रॉपर रूप से इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया है, प्रॉपर रूप से वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई है, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो सकती है गाइस? अफेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। तो याद रखना, अगर आप लोगों ने प्रॉपर रूप से इम्यूनाइजेशन नहीं किया है तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी? अफेक्ट होगी। सेकेंड बात करते हैं न्यूट्रिशन। अगर बच्चा प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं लेगा, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी, तो बच्चा किससे सफर करेगा गाइस? तो बच्चा सफर करेगा माल न्यूट्रिशन से। अगर बच्चा प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो बच्चा किससे सफर करेगा? माल न्यूट्रिशन। और आप लोगों को पता है कि माल न्यूट्रिशन मोस्ट कॉमन जो होता है उसका नाम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो दो टाइप का होता है गाइस। एक होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है गाइस मैरास्मस।
और ये लेक्चर जो होगा ये भी अपने आप के अंदर बहुत वेस्ट टॉपिक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आप लोगों को जीआईटी सिस्टम स्टार्ट कराऊंगा, उसके डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो बस यहां से याद रखना, अगर बेबी प्रॉपर उससे न्यूट्रिशन नहीं लेता है तो बेबी सफर करता है माल न्यूट्रिशन से। और मोस्ट कॉमन माल न्यूट्रिशन कौन सा है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज द क्वासियोगोरकोर, सेकंड वन इज द मेरास्मस। तो याद रखना गाइस, अगर बच्चा प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन नहीं लेगा उसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होगा? माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी गाइस? अफेक्ट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पहला बता दिया मैंने इम्यूनाइजेशन, सेकंड बता दिया है न्यूट्रिशन। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं पोस्टनेटल फैक्टर से, वो क्वेश्चन पुटअप होता है गाइस प्ले से। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इसको आप लोगों को याद भी करना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अगर बेबी कोई भी पर्सन है, कोई भी चाइल्ड है, वो प्रॉपर रूप से खेलता नहीं है तो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर रूप से देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों को फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग फिजिकली फिट रहोगे तो आप लोग मेंटली भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? फिट हो जाओगे। तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कब होगा फिजिकली फिट? जब आप लोग प्रॉपर रूप से प्ले करोगे। ओके गाइस, तो बात करते हैं यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं। तो कौन कौन सी एज के अंदर कौन कौन से प्ले खेले जाते हैं? तो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ प्ले, टाइप्स ऑफ प्ले। तो गाइस याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसके में ही मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं, जिस ट्रिक का नाम है स्पाइका। क्या है गाइस? स्पाइका। याद रखना, स्पाइका ट्रिक है जिसके अंदर कौन कौन से प्ले होते तो बता देता हूं। एज फॉर सॉलिटरी, एज फॉर सॉलिटरी प्ले। इसका दूसरा नाम है गाइस ऑन लुकर प्ले। क्वेश्चन आता है कि ये प्ले किसके, कौन सी एज के अंदर खेला जाता है? तो याद रखना, ये प्ले जो होता है वो खेला जाता है इन्फेंसी के अंदर। जो इन्फेंट होता है, 1 साल का जो बच्चा होता है, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हीं के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फेंट क्या होता है, टोडलर क्या होता है, सारा सब कुछ। ओके गाइस, तो याद रखना सॉलिटरी प्ले और ऑन लुकर प्ले। आप लोगों ने देखा होगा 1 साल का जो बच्चा होता है वो आप लोगों ने अपने आप के अंदर ही मस्त रहता है, खेलता रहता है, वो होता है सॉलिटरी प्ले या ऑन लुकर प्ले। एक होता है गाइस पैरेलल प्ले, एक होता है पैरेलल, जिसे आप लोग बोलते हो गाइस थेराप्यूटिक प्ले। क्या बोलते हो? थेराप्यूटिक प्ले। थेराप्यूटिक प्ले इसी का मतलब कौन सी एज के अंदर खेला जाता है? ये खेला जाता है गाइस टोडलर के अंदर। किसके अंदर खेला जाता है? टोडलर। यानी कि थेराप्यूटिक प्ले यानी कि पैरेलल प्ले मतलब दोनों एक साथ खेलेंगे, लेकिन एक बेबी अपने टॉय से खेलेगा, दूसरा बेबी अपने टॉय से खेलेंगे लेकिन दोनों एक साथ। ना तो वो अपने टॉयज के हाथ लगाने देगा, ना वो अपने टॉयज के हाथ लगाने देगा। तो इसे बोलते हैं पैरेलल प्ले। यानी कि खेलते दोनों एक साथ है लेकिन अपने अपने टॉयज से खेलते, इसको बोलते हैं पैरेलल प्ले। जो कौन से एज के अंदर खेला जाता है? टॉडलर एज के अंदर खेला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। आई फॉर इमेजनरी, आई फॉर इमेजनरी या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एसोसिएटिव प्ले, एसोसिएटिव, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है कोऑपरेटिव प्ले। यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके खेला जाता है गाइस। और इस प्ले का यानी कि ये कौन सी एज के अंदर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है गाइस प्री स्कूलर के अंदर। कौन सी एज के अंदर खेला जाता है गाइस? प्री स्कूलर के अंदर। यानी कि कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करके खेलते। इसके अंदर अकेले खेलेगा, इसके अंदर दोनों खेलेंगे लेकिन अपने अपने टॉय से, और इसके अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करके प्ले खेले जाता है। और C4 कॉम्पिटिटिव, जो आज भी आप लोग खेल रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्ले। और ये खेला जाता है गाइस स्कूल एज के अंदर। जो आप लोगों की स्कूल्स होती है उनके अंदर आप लोगों को कॉम्पिटिशंस बताया जाता है। बहुत सारे प्ले होते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्ले होते हैं, वो आप लोगों को खिलाए जाते हैं। और A4 एथलेटिक, और ये खेला जाता है गाइस अडल्ट के द्वारा। तो याद रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ प्ले से। तो इस टाइप ऑफ प्ले को आप लोग याद रखना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आप लोगों का फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो गया गाइस? फिनिश हो गया है। यानी कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ा दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को फिनिश करवा दिए। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा उस टॉपिक का नाम है गाइस IQ, और वहां से बहुत सारे। ओके गाइस, तो याद रखना, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा मुझे कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है,
तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा गाइस। तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि कंटिन्यूअसली क्लास लेनी है आप लोगों को। अगर एक बार आप लोग कंटिन्यूसली क्लास लोगे तो पीडियाट्रिक आप लोगों के टिप्स पे होगी कुछ ही दिनों बाद में। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगे, जिस टॉपिक का नाम है IQ। थैंक यू फॉर